आपको समझ में आई होगी। आपने अब संगठन के सारे एक एक चीजों को आपने बखूबी समझ लिया होगा। अब हम आते हैं औपचारिक संगठन के कुछ तत्व हमें रह गए थे, उनको सीधे तेजी से नोट कर लीजिए। और अंग्रेजी वाले केवल मैं इंडिकेशन कर दूंगा, उनको इतनी अंग्रेजी आती है कि वो हिंदी से अंग्रेजी कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे वो इंग्लिश वाले कमजोर नहीं है, वो अपना काम चला लेंगे, और नहीं होगा तो मैं हूं ना। औपचारिक संगठन के निम्नलिखित लाभ हैं। औपचारिक संगठन के निम्नलिखित लाभ हैं। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप जानते हैं, साधारण सी बात है, और इतनी अंग्रेजी तो आपको आती ही है। औपचारिक संगठन के निम्नलिखित लाभ है। पहला, औपचारिक संगठन में आदेश की एकता पाई जाती है। पहला लिख लीजिए, औपचारिक संगठन में आदेश की एकता पाई जाती है, यूनिटी ऑफ कमांड। औपचारिक संगठन में आदेश की एकता पाई जाती है। नेक्स्ट, औपचारिक संगठन में या संगठनों में कार्य की आवृत्ति नहीं पाई जाती है, माने दोहराव, ड्यूअल नहीं होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार नहीं होती है, एक ही कार्य बार बार नहीं दोहराया जाता है। नेक्स्ट, औपचारिक संगठन निरपेक्ष होता है, इम्पार्शियल। औपचारिक संगठन निरपेक्ष होता है, माने इसके पक्ष, किसी के पक्ष में नहीं होता है। औपचारिक संगठन निरपेक्ष होता है। औपचारिक संगठन निरपेक्ष होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पार्शियल। औपचारिक संगठन में कार्य के उद्देश्य निर्धारित होते हैं, उद्देश्य माने ऑब्जेक्टिव पर्पज निर्धारित होते हैं, सर्टेन होते हैं, ये सब आप जानते हैं। औपचारिक संगठन अस्थायी, आवाज नहीं आ रही है। वो फोन आ गया था, एक जरूरी फोन, यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बीके सिंह सर का फोन आ गया था, तो केमिस्ट्री विभाग के हैं, तो वही बीच में कट गया था। चलिए, औपचारिक संगठन का स्वरूप अस्थायी होता है। औपचारिक संगठन का स्वरूप अस्थायी होता है। औपचारिक संगठन का स्वरूप अस्थायी होता है, माने ये स्टेबिलिटी पाई जाती है। औपचारिक संगठन सदैव स्थिर होता है, अथवा औपचारिक संगठन में अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। औपचारिक संगठनों में अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, स्टेबिलिटी का गुण पाया जाता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेचर ऑफ स्टेबल या स्टेबिलिटी। ये क्यों अस्थायी होता है? अस्थायी इसलिए होता है कि यह विधि द्वारा और संविधान द्वारा होता है, और किसी देश की विधि और किसी देश का संविधान एक दिन के लिए नहीं, अनंत काल तक के बनाया जाता है, ताकि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा सुनिश्चित रहे। इसलिए इनका स्वरूप अस्थायित्व का होता है। जबकि अनौपचारिक संगठन या जो निजी संगठन है, वो औपचारिकता जिसमें नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, अर्थात फॉर्मल संगठन
अर्थात औपचारिक संगठन जिनका उल्लेख भारत के संविधान और भारत की विधियों में नहीं है, स्थायित्व का गुण नहीं पाया जाता है। वो बिल्कुल करंट अफेयर्स के होते हैं, अल्पकालिक होते हैं, करंट के होते हैं, वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं। पैराग्राफ चेंज करिए। औपचारिक संगठन की इन विशेषताओं के उपरांत औपचारिक संगठन की इन विशेषताओं के उपरांत औपचारिक संगठन की इन विशेषताओं के उपरांत भी औपचारिक संगठन की इन विशेषताओं के उपरांत भी इनमें अनेक त्रुटियां पाई जाती हैं। औपचारिक संगठन में अनेक विशेषताओं के उपरांत भी इसमें अनेक त्रुटियां पाई जाती हैं। औपचारिक संगठन में अनेक विशेषताओं के उपरांत भी इनमें त्रुटियां पाई जाती हैं। विशेषता माने कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ये आप जानते हो, इसको लिख लो। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉल्स आर फाउंड इन इट। आप लिख लोगे यार, ये बहुत आसान चीज है। अनेक विशेषताओं के बाद अनेक त्रुटियां पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आप इसको लिख लो, बाकी तो सब बस में आसान ही है। पहला क्या है, पहली इसमें त्रुटि क्या पाई जाती है? औपचारिक संगठन पर आरोप लगाया जाता है, औपचारिक संगठन में आरोप लगाया जाता है, संगठन पर आप लिख लीजिएगा, पर आरोप लगाया जाता है कि औपचारिक संगठन में कार्मिकों की प्रतिबद्धता निरंतर गिरती रहती है। कार्मिकों की प्रतिबद्धता निरंतर गिरती रहती। कार्मिक माने कर्मचारी। कार्मिकों की प्रतिबद्धता माने बाइंडिंग। अभी समझा देते हैं। प्रतिबद्धता घटती रहती है या कम होती रहती है। औपचारिक संगठन पर आरोप लगाया जाता है कि औपचारिक संगठन में कार्मिकों की प्रतिबद्धता घटती जाती है। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एक्यूज्ड ऑफ
decreasing the commitment of the personnel in the formal organization। ये औपचारिक संगठन में प्रतिबद्धता घटती रहती है। प्रतिबद्धता क्या है? जो बाइंडिंग है। औपचारिक संगठन में व्यक्ति यंत्र की तरह हो जाता है। जैसे मैं अध्यापक हूं तो मुझे 2 दिन की क्लास है तो मैं 2 दिन ही पढ़ाऊंगा, हम 7 दिन क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ये प्रतिबद्धता अपने विद्यार्थियों को आउटकम दें, नॉलेज दें, कम्युनिकेट करें, फैसिलिटेट करें, इस पर ध्यान नहीं है। ध्यान केवल अपने वेतन पर है और अपने जितने नपे तुले कार्य आवंटित हैं उसी पर है कि अरे मेरी क्लास तो 2 दिन है, 2 दिन फर्स्ट पेपर, 2 दिन सेकंड पेपर, 2 दिन थर्ड पेपर। लेकिन अगर यही क्लास 7 दिन चले तो क्या अंतर पड़ जाता है? जब वर्चुअली पढ़ाना है या ऑफलाइन भी पढ़ाना होता है, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देते हैं तो फायदा किसका होगा? विद्यार्थियों का होगा, उनका लाभ होगा। तो इसमें एक बड़ी विचित्र स्थिति पाई जाती है कि औपचारिक संगठन पर पहला आरोप लगाया जाता है कि औपचारिक संगठन में जो कार्मिकों की प्रतिबद्धता, जो कार्मिकों का कमिटमेंट होता है, जो कार्मिकों का कमिटमेंट होता है वो लगातार डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। कार्यक्रमों की, कार्मिकों की प्रतिबद्धता, जो आस्था है अपने कार्य के प्रति, वो लगातार घटती जाती है, बढ़ती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसके लिए, अब जैसे मैं 7 दिन पढ़ाता हूं तो 7 दिन के लिए अतिरिक्त मुझे तनख्वाह नहीं मिलती है। ये मेरी ये जो मेरा ये है जो ना, ये नैतिक प्रश्न है। ये हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो हमारी क्या कहते हैं उसको, वह हमारी नैतिक प्रतिबद्धता है। हमारी जो मॉरल ड्यूटीज है उसको हम निभाते हैं। तो यही सरकारी संस्थानों में, जिनका उल्लेख आप जानते ही हो, कि औपचारिक संगठनों में यह प्रतिबद्धता का अभाव पाया जाता है। हम इस कॉलेज के हैं, इस कॉलेज के, अब जैसे मैंने क्रोध में थोड़ा सा आवेश में बोला ना, लेकिन अगर यह क्रोध और आवेश का गुण अस्थायी होता तो मैं रोज नहीं पढ़ाता, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं ये लालच है कि मेरे इस योगदान से मेरे विद्यार्थियों को दिशा मिल जाएगी। मेरे कोई शब्द, डांट, मेरी फटकार, मेरा दुलार, मेरा प्रेम, सब कुछ मिलके मेरे उस विद्यार्थी को एक दिशा दे देगा कि मेरा विद्यार्थी, मेरा छात्र, मेरा स्टूडेंट, मेरी छात्र छात्राएं आगे बढ़ेंगी, सुर्खियों की सरताज बनेंगी, आकाश की बुलंदियों का स्पर्श करेंगी। इसलिए ये जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो मॉरल ड्यूटी है, ये जो मॉरल सपोर्ट है, आपको मेरा मॉरल बुसत है, यह इसीलिए होता है। और औपचारिक संगठनों में इसी का अभाव पाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर केवल और केवल प्रतिबद्धता विद्यार्थियों के प्रति, अपने संस्थान के प्रति नहीं है, बल्कि उसमें कमी आती जा रही है। मेरा उद्देश्य है कि मैं टाटा नहीं हूं, बिरला नहीं हूं, अंबानी नहीं हूं। मेरे बच्चे ही मेरी पूंजी हैं, वही मेरा संग्रह है, वही मेरा बैंक बैलेंस है। इनमें से कोई निकल करके अध्यापक बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई सुरक्षा करेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई क्लर्क बनेगा, कोई प्रोफेसर्स बनेंगे। ये जा करके समाज में विशिष्ट योगदान देंगे, माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। उन माँ पिता के अरमानों में मेरी कुछ आहुति हो जाए, मेरा कुछ दान हो जाए, ज्ञान का दान हो जाए, और एक ज्ञान का दीपक मैं भी सब में प्रज्वलित कर सकूं। यही औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर पाया जाता है। निजी क्षेत्र में आप, हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं होगा तो परफॉर्मेंस बेस्ड वहां प्रमोशन होता है। 5,000 पर नौकरी लगी और कब वो 50,000 होगी कुछ महीनों में, ठिकाना नहीं होता है। क्योंकि आप जितना परफॉर्म करेंगे, उपलब्धियां जितना अर्जित करेंगे, आपकी पारिश्रमिक में उसी मात्रा और अनुपात में वृद्धि होती जाएगी, इंक्रीजिंग होती जाएगी। तो औपचारिक संगठन में एक बड़ी कमी पाई जाती है। और ये मैं पढ़ाऊंगा, रिलेट कहां होगा? ग्लोबलाइजेशन में। और यही कारण हुआ कि
भारत सरकार को अपने सारे उद्योग बेचने पड़े, प्रदेश सरकार को सारे उद्योग बेचने पड़े, कर्मचारी लापरवाह हो गए, आधा कर्मचारियों का योगदान और आधा करप्शन का योगदान भारत की हर सरकारी क्षेत्र की कंपनी घाटे में गई और हर प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी लाभ में होती है, सदैव लाभ में होती है, क्योंकि वहां पर प्रतिबद्धता, कमिटमेंट होता है और यहाँ पर कमिटमेंट नहीं होता है। पहली उसकी त्रुटि है। नेक्स्ट लिखिए, औपचारिक संगठन यंत्रवत होते हैं। औपचारिक संगठन यंत्रवत होते हैं, एक यंत्र की तरह, मशीन की तरह काम करने लेते हैं। रोज आए उसी तरह प्रोफेसर साहब ने हाथ में या तो ब्लैक बोर्ड है पुराने पद्धति वाला या मार्कर वाला नया व्हाइट बोर्ड है, वो उस पर अपना लिखना प्रारंभ कर देंगे। वही रटा रटाया भाषण है, उसमें कितने विद्यार्थियों को नए ढंग से सोचने पर हम कैरिकुलम तो वही है, लेकिन उस कैरिकुलम को इंटरप्रिटेशन का क्या क्या न्यू एस्पेक्ट लेके आते हैं, व्याख्या के क्या क्या नई तकनीक लेके आते हैं और उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थी का हम स्पर्श कर लेते हैं। अगर यह करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो वह विद्यार्थी को कुछ दे पाता है। ये बहुत आवश्यक है, यह बहुत ही आवश्यक है और ऐसा हमें करना ही होगा। और अगर यह कर पाने में हम सक्षम नहीं हैं तो हम औपचारिक संगठन बन के रह जाते हैं, यंत्रवत बन के रह जाते हैं। वही लकीर की फकीर पढ़ाई, तो हम बहुत कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम औपचारिक संगठन की ये त्रुटि है कि वह एकदम मशीन बन जाता है। हमारे वही काम रोज, अरे उसमें कुछ नवीनता लाइए, उसमें रोचकता लाइए, उसको व्यवहारिक बनाइए, उसको विद्यार्थियों तक पहुंचाइए कि इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा। आपने देखा होगा अपना पढ़ाने का अंदाज, तो मेरा अंदाज कुछ इसी तरह का होता है कि कुछ नयापन आए, कुछ नई ऊर्जा मिले और आप जीवन में भी कुछ कर सको, क्योंकि अध्यापक का काम केवल पाठ्यक्रम पढ़ा देना नहीं है, उसके जीवन को संवारना, उसके जीवन को सही दिशा देना भी उसका दायित्व है। तो ये काम हमें हर हालत में करना ही होगा। तो ये विशेषता होती है, औपचारिक संगठन यंत्रवत हो गए हैं या हो जाते हैं। यंत्रवत हो जाते हैं। औपचारिक संगठन क्या होते हैं? यंत्रवत, एक यंत्र की तरह, मशीन की तरह होके रह जाते हैं। ये इसकी बड़ी विशेषता है। हम और मनुष्य और मशीन में क्या अंतर है? मनुष्य और मशीन में क्या अंतर है? मनुष्य और मशीन में अंतर है कि मशीन सोचता नहीं है, मशीन के पास कोई विवेक नहीं होता है, मशीन के पास कोई वेदना, माइक म्यूट कर लीजिए, मशीन के पास कोई वेदना संवेदना नहीं होती है, कोई आवेश, क्रोध और उत्तेजना नहीं होती है। जो फीड है वही बार बार आता रहेगा। लेकिन मनुष्य में वेदना है, संवेदना है। तो मनुष्य में अगर वेदना और संवेदना है तो संगठन को वेदना और संवेदना से युक्त होना चाहिए। वेदना और संवेदना से युक्त होना चाहिए कि देश का अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के अभी भी, चाहे दुनिया लोग कुछ भी कहे भारत में, अब भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग के घरों पर अभी झोपड़ी ही दिखाई दे रही है। सरकारी योजनाएं बहुत चलाई गई, लेकिन उनके भी अभी झोपड़ी घरों में परिवर्तित नहीं हुई है। यद्यपि प्रधानमंत्री योजना, लोहिया ग्राम योजना से परिवर्तन हो रहा है। तो हम यंत्रवत नहीं बनना है। बाढ़ पीड़ित हैं, अगर दुख में है, पेंडेमिक आया है, लोग दुख में हैं, तो पेंडेमिक, अब देखिए सरकार, ये यंत्रवत अगर सरकार होती तो काम नहीं चलेगा। पेंडेमिक आया तो सरकार ने क्या किया कि इसका समाज में डिस्प्रेड न हो, कम्युनिटी डिस्प्रेड न हो।
समाज में फैलाव न हो इसके लिए लॉकडाउन लगाया, लाखों लोगों की नौकरी छूटी, कितनी बेरोजगारी हुए, आर्थिक संकट का दौर आया, उन गरीब परिवारों पर क्या कितना संकट आया, जिनकी कमाई एकाएक बंद हो गई, हैंड टू माउथ लोगों पर कितनी विपदा आई, फिर भी समाज ने किया। और सबसे बढ़कर के देश के, भारत राज्य के सरकार ने और प्रांतों की सरकारों ने यह निर्णय लिया कि हम निःशुल्क पर यूनिट 5 केजी क्या देंगे, अनाज की उपलब्धता कराएंगे। तो इस तरह लगातार पहले फेज वाले कोरोना में कितना धन का वितरण किया गया, कितना अन्न का वितरण किया गया, स्वैच्छिक संगठनों ने किया। तो ये क्या है, यह प्रशासन की संवेदनशीलता है। लेकिन प्रायः क्या हो जाता है, प्रशासन यंत्रवत हो जाता है, एक ही तरह के कार्य बार बार करता है और उससे कुछ आउटकम, उसका कोई परिणाम, कोई निर्गत नहीं निकल पाता है। यह औपचारिक संगठन की सबसे बड़ी त्रुटि होती है। नेक्स्ट, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स क्या होते हैं, मैकेनिस्ट हो जाते हैं, मैकेनिस्ट हो जाते हैं, यंत्रवत हो जाते हैं। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, औपचारिक संगठन में समन्वय का अभाव पाया जाता है। औपचारिक संगठन में कोऑर्डिनेशन कम मात्रा में देखने को मिलता है, बहुत कम मात्रा में। अगर कोऑर्डिनेशन, गुड कोऑर्डिनेशन हो तो औपचारिक संगठन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए औपचारिक संगठन को यंत्रवत होने से बचाना है। और दूसरा, उसमें कोऑर्डिनेशन का जो अभाव पाया जाता है वो प्रायः आप देखने को मिलता है। आप बुद्धिमान लोग हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को देखिए, मुख्यमंत्री अपने बल पर अकेले परिश्रम करते हैं, लेकिन मंत्रियों की वह सक्रिय सहभागिता मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई देती है। और आप भी देख रहे हैं, खास करके मंत्रियों की तरफ से अपने मुख्यमंत्री को, जबकि आप संसदीय लोकतंत्र पढ़ते हैं, उसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार करना और उसके साथ मिलकर चलना प्रशासन की गुणवत्ता का सर्वोत्तम स्वरूप होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो क्या होता है, उसमें गुड कोऑपरेशन होना चाहिए, जो गुड कोऑपरेशन कमतर दिखाई देता है। औपचारिक संगठनों में समन्वय का अभाव पाया जाता है, औपचारिक संगठनों में समन्वय का अभाव पाया जाता है। ये इसकी त्रुटियां हैं। अब इसका निष्कर्ष लिख लीजिए। तो ये प्रश्न, ये औपचारिक संगठन की बात पूरी हो जाएगी, तब हम अनौपचारिक संगठन पर आएंगे तेजी से। इन आलोचनाओं के उपरांत भी इन आलोचनाओं के उपरांत भी औपचारिक संगठन की लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशिष्ट भूमिका होती है। इन आलोचनाओं के उपरांत भी औपचारिक संगठन की लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशिष्ट भूमिका होती है। डिस्पाइट दिस क्रिटिसिजम्स, आप जानते ही हैं, इतना तो लिख लेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज ए स्पेशल रोल, क्या बोले हैं, हैज ए स्पेशल रोल इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप लिख लोगे, हिंदी का अनुवाद कर लो। इन आलोचनाओं के बाद, डिस्पाइट दिस criticism, formal organization has a special role in the field of public administration। इन आलोचनाओं के उपरांत भी औपचारिक संगठन की लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशिष्ट भूमिका होती है। विशिष्ट भूमिका होती है।
औपचारिक संगठन विधि एवं संविधान द्वारा प्रेरित होते हैं। विधि एवं संविधान द्वारा प्रेरित होते हैं। औपचारिक संगठन विधि एवं संविधान द्वारा प्रेरित होते हैं। औपचारिक संगठन में अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। संविधान एवं विधि के तत्वों का प्रवर्तन औपचारिक संगठन के माध्यम से ही होता है। औपचारिक संगठन की प्रकृति सकारात्मक होती है। औपचारिक संगठन की प्रकृति सकारात्मक होती है। औपचारिक संगठन ही लोक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। औपचारिक संगठन ही लोक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। औपचारिक संगठन विधि एवं संविधान द्वारा प्रेरित होते हैं। औपचारिक संगठन विधि और संविधान द्वारा प्रेरित होते हैं, माने उनका निर्माण विधि और संविधान से होता है। औपचारिक संगठन में अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, वो अस्थायी होते हैं। संविधान एवं विधि के प्रवर्तन माने कंप्लायंस, लागू कराना। हिंदी वाले लिख लें, प्रवर्तन के आगे कोष्ठ में प्रवर्तन माने लागू करना। संविधान एवं विधि के प्रवर्तन, विधि का प्रवर्तन जो माने संविधान में और विधि में लिखा गया है, जैसे नीति निर्देशक तत्वों में जो कहा गया है कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको लागू कौन करेगा? औपचारिक संगठन। तो संविधान एवं विधि का प्रवर्तन औपचारिक संगठन के माध्यम से ही होता है। औपचारिक संगठन के माध्यम से ही होता है। औपचारिक संगठन की प्रकृति माने स्वभाव। औपचारिक संगठन की प्रकृति सकारात्मक होती है, वो सदैव सकारात्मक कार्य करती है। सड़क बनाना, रेल बनाना, ये सब सकारात्मक कार्य है। शिक्षा देना, सब सकारात्मक कार्य है। स्वास्थ्य विभाग का पेंडेमिक में टीकाकरण सकारात्मक कार्य है। औपचारिक संगठन की प्रकृति माने उसका स्वभाव, नेचर सकारात्मक होता है। सकारात्मक होता है। औपचारिक संगठन लोक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं, और यही तो है असली काम। औपचारिक संगठन क्या करते हैं? लोक कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। ये हो गया आपका प्रत्युत्तर। अंग्रेजी वालों को भी कोई, मैं समझता हूं, परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें सारी बातों का वो अनुवाद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अनुवाद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, वो कर ही लेंगे। कोई बहुत कठिन बात मैंने हिंदी में नहीं कही है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर मोटिवेटेड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बहुत आसान है। द क्वालिटी ऑफ स्टेबिलिटी इज फाउंड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पाया जाता है, इसका अनुवाद हो ही जाएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर मोटिवेटेड बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप कर लोगे यार, बहुत आसान है। थोड़ा सा अनुवाद कला को सीखो। द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ टेक्स प्लेस
only through formal organization. संविधान और विधि का के जो लक्ष्य हैं, संविधान एवं विधि का प्रवर्तन वही करता है, ये आप जानते ही हैं। The nature of formal organization is positive. Formal organization ensure public welfare. यार ये सब अनुवाद आप बहुत सहजता से कर सकते हो। इसमें मैं ऐसे ही वाक्य, साधारण वाक्य बोलता हूं जो आपको देर तक काम करे, दूर तक काम करे और आप अपने लेखन को लगातार सुधार सके। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके, ये दोनों अलग अलग आते हैं। कभी प्रश्न पूछेगा संगठन से आप क्या समझते हैं, संगठन के प्रकार बताइए, और ज्यादातर पूछ लेता है संगठन से आप क्या समझते हैं, औपचारिक संगठन की विवेचना कीजिए, ज्यादातर ये पूछता है। और कभी कभी औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के मध्य का अंतर भी पूछ लेता है। तो आप जान गए हैं औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठनों में इसके ठीक विपरीत स्थिति पाई जाती है। और अनौपचारिक संगठन, तेजी से लिखिए, अनौपचारिक संगठन, अब इसको हम लोग आज कंक्लूड नाम कर लेंगे। अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठनों के मध्य पाए जाते हैं, औपचारिक संगठनों के मध्य पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप अंग्रेजी वाले अनुवाद करते जाएं। दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा, नॉन रिलेवेंट। दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि औपचारिक संगठन के अंदर ही, दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि औपचारिक संगठन के अंदर ही अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता है। औपचारिक संगठन के अंदर ही, औपचारिक संगठन के अंदर ही अनौपचारिक संगठनों का निर्माण होता है। अब आगे बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एक वाक्य लिखिए, बिल्कुल स्पष्ट आपके समझ में आए। औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन सामूहिक संबंधों की रचना है। औपचारिक संगठन सामूहिक संबंधों की रचना है, कलेक्टिव रिलेशनशिप। औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन सामूहिक संबंधों की रचना है। जैसे ईश्वर शरण पीजी कॉलेज है तो पॉलिटिकल साइंस में ही मैं हूं, डॉक्टर अखिलेश पाल हैं, डॉक्टर विवेक राय हैं, डॉक्टर शिवहर्ष सिंह हैं, डॉक्टर सुमन अग्रवाल मैडम हैं। इतने लोगों से मिलकर के हमारा बना है। इसके अतिरिक्त अन्य में जाएंगे तो ये जो पूरा महाविद्यालय की रचना है, अपने विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से, अध्यापकों से, विभिन्न, ये जो सामूहिक संबंध है, ये व्यक्तिगत संबंध नहीं। एक प्रोफेसर का संबंध वह व्यक्तिगत हो जाएगा तो अनौपचारिक हो जाएगा। और जब हम कॉलेज के अंग हैं, जो सामूहिक संबंध है वह क्या है, वह है औपचारिक संगठन। तो इसीलिए औपचारिक संगठन सामूहिक, क्या बोले हैं, सामूहिक संगठनों की रचना, सामूहिक संबंधों, हाँ गुड, सामूहिक संगठनों की रचना है। जबकि इसके विपरीत या प्रत्युत इसके विपरीत, जबकि इसके विपरीत अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत संबंधों की रचना है। माने इसका निर्माण, इसका स्ट्रक्चर
व्यक्तिगत इंडिविजुअल रिलेशनशिप पर बनता है, व्यक्तिगत संबंधों की रचना है। बर्नार्ड के अनुसार जब कोई संगठन व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर निर्मित होता है, बर्नार्ड के अनुसार जब कोई संगठन व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर निर्मित होता है तो उसे अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। जब कोई संगठन व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर निर्मित होता है तो उसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अब दोनों के मध्य का अंतर देख लीजिए, एक सामूहिक संबंध पर है और सामूहिक संबंधों का उल्लेख विधि में और संविधान में होता है, और व्यक्तिगत संबंधों की रचना का उल्लेख सामूहिक कल्याण, वन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में और विधि में उल्लिखित। ये सामूहिक संबंधों की रचना है जिसकी अभिव्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लॉ बाई पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बाई पार्लियामेंट, विधि द्वारा, संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा जो संगठन बने हैं वो व्यक्तिगत संबंधों पर नहीं है, सामूहिक संबंधों पर आधारित होते हैं। ठीक, इसी प्रकार अनौपचारिक संगठन को परिभाषित करते हुए मैसी महोदय ने कहा है, मैसी महोदय ने कहा है कि अनौपचारिक संगठन मानव समूह की व्यक्तिगत एवं पारस्परिक क्रिया है। मानव समूह की व्यक्तिगत माने इंडिविजुअल, मानव समूह की व्यक्तिगत सामूहिक क्रिया है। अभी मैं समझा देता हूं, व्यक्तिगत सामूहिक प्रक्रिया है। मैसी ने कहा कि यह मानव तो समूह में है लेकिन उसकी व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अंतःक्रिया है। कैसे? जैसे मैं गाजीपुर का हूं, मेरे कुछ विद्यार्थी गाजीपुर के पॉलिटिकल साइंस के हो गए, तो उनसे हमारा एक अनौपचारिक संगठन हो गया। मेरे जिले के हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, मेरी भाषी क्षेत्र के हैं, दोनों का जो लैंग्वेज है एक है। तो ये जो संगठन विकसित होता है जो केवल व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है और वो सामूहिक क्रिया है। सामूहिक इसलिए कि गाजीपुर जनपद से रिलेशन रखने वाले कई बच्चे गाजीपुर से हैं, तो गाजीपुर के एक एरिया वाइज हम लोगों के बीच एक समूह बन गया है। और जब हमने अनौपचारिक या औपचारिक संगठन कहा है तो संगठन एक व्यक्ति नहीं है, तो ये जो क्रिया भी होगी वो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होगी, लेकिन वो क्रिया सामूहिक होगी, क्योंकि अनौपचारिक भी संगठन बनेगा तो उसमें एक से अधिक व्यक्ति होंगे, तभी वो संगठन का स्वरूप ग्रहण करेगा। मेरे कहने का अर्थ और अभिप्राय यह है कि दोनों संगठन हैं, दोनों में एक, दो या दो से अधिक लोग हैं,
चाहे वो औपचारिक संगठन हो या अनौपचारिक संगठन हो, लेकिन जहां औपचारिक संगठन विधि और संविधान के माध्यम से प्रेरित होते हैं और जिसका संबंध सामूहिक होता है, और यहीं पर अनौपचारिक संगठन का संबंध निरा व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है। तो हम इसको, इसी को मैशी महोदय ने कहा। इसी प्रकार प्रोफेसर डेविस के अनुसार प्रोफेसर डेविस के अनुसार औपचारिक संगठन औपचारिक नहीं, अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों की रचना है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों की रचना है। इस प्रकार अनौपचारिक संगठन सामूहिक हित में नहीं बल्कि व्यक्तिगत हित में बने होते हैं। अब देखिए, एक होथार्नो प्रयोग हुआ था। होथार्नो प्रयोग, इसको साइमन ने किया था। यह मानवीय व्यवहार का एक प्रयोग था जिसमें प्रयोग किया गया था। होथार्नो प्रयोग कहते हैं जिसमें कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको प्रकाश की अच्छी व्यवस्था की गई और कुछ कर्मचारियों को आपस में बातचीत करने भी दिया गया और प्रकाश की भी उपलब्ध कराया गया। वहां कार्य अच्छा निकला, अच्छा कार्य हुआ। और कुछ कर्मचारियों को, कुछ एम्प्लॉइज को न तो अच्छी प्रकाश की व्यवस्था दी गई और न ही उनको आपस में बातचीत करने का अवसर दिया गया। तो पता चला, साइमन ने बताया, इस प्रयोग से, होथार्नो प्रयोग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा प्रयोग है। उस प्रयोग में पाया गया कि वहां जहां हमने अनौपचारिक संगठन बनने नहीं दिया, अच्छी प्रकाश की व्यवस्था, अच्छा वातावरण, अच्छी इकोलॉजी नहीं दी, वहां पर कार्य का प्रतिशत घट गया, वहां पर ज्यादा आउटकम नहीं निकला, कार्य का परिणाम नहीं निकला। तो इसीलिए जब अनौपचारिक संगठनों का निर्माण हो जाता है तो कार्य बढ़ भी जाता है। कार्य का में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों वृद्धि होती है, अच्छा परिणाम आता है। तो इसीलिए साइमन ने, अब अगला वाक्य लिखिए, साइमन ने कहा है कि अनौपचारिक संगठन के अंदर, साइमन ने कहा है कि अनौपचारिक संगठन के अंदर, अनौपचारिक संगठन के अंदर कार्मिकों में, कार्मिक माने कर्मचारी, पोस्ट में लिख लीजिएगा, कार्मिकों में यथार्थ का बोध या एक्चुअल, अच्छा यथार्थ माने एक्चुअल, अंग्रेजी वाले, यथार्थ माने जो सत्य है, यथार्थ का बोध पाया जाता है
ठीक है, यही हम विराम देते हैं, लेकिन समझ लीजिए साइमन महोदय कहते हैं कि औपचारिक संगठन में यथार्थ का बोध पाया जाता है। यथार्थ बोध माने जैसे हम निकले अध्यापन करके, दूसरे वर्चुअल क्लास करके निकले, तो जो सत्य के तथ्य हैं, यार मैंने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की थी तो आज मैंने बहुत कम्युनिकेट नहीं किया, वहां सत्य सामने आ जाता है। दो कर्मचारी निकले, यार आज हमने ठीक से काम नहीं किया, आज हमको बनाना था इतने कार के इतने पहिए, मान लो कोई कार की फैक्ट्री है, उसमें व्हील का निर्माण हो रहा है, यार आज कुछ उसने तो 10 बना दिए, लेकिन आज तो हमने 5 ही बनाए हैं, 4 ही बनाए हैं। तो वहां यथार्थ सामने होता है। जब हम अनौपचारिक संगठनों में जाते हैं तो सत्य को स्वीकार करते हैं, बहुत आसान भाषा में। अनौपचारिकता में हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। इसी को साइमन ने प्रयोग करके देखा था, जिसे होथार्नो प्रयोग के नाम से लोक प्रशासन में जाना जाता है। तो साइमन कहते हैं कि कार्मिकों में जब ये आपस में एकदम जैसे ही उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से, उस कॉलेज से बाहर, जैसे तुम ही लोग पढ़ रहे हो, तो जैसे हमारी डांट फटकार हुई, प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है, मैं तो पूरी क्लास को उठा देता हूं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा होगा। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक ये भाव होता है कि जैसे निकले तो आए, यार हम लोग जो पढ़ना पढ़ाना होता है या सर का लेक्चर ही है, हम लिखा भी देते थे, पढ़ के नहीं आए हैं और इसीलिए उत्तर नहीं दे पाए, यार मैं खड़ा हो गया और मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाया। तो वहां सत्य स्वीकार कर लेता है, मैं पढ़ के नहीं आया, पहले से टॉपिक बताया गया था, सर ने उसी को पढ़ाया है, वही पूछा है और मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो वहां वो सत्य स्वीकार कर लेता है। ये क्यों कहाँ है फॉर्मल में नहीं, कक्षा में नहीं कहेगा, अध्यापक के सामने नहीं कहेगा, प्रांगण में अध्यापकों के मध्य या सारे बच्चों के मध्य ये बात नहीं करेगा। कहाँ करेगा? अपने मित्रता, जो मित्र फ्रेंड सर्किल होती है ना, जो मित्र मंडल होता है, मित्रों का समूह होता है, वह अनौपचारिक संगठन है, वहां वो सत्य स्वीकार कर लेगा। ठीक है, आज आपको इतनी बातें समझ में आ गई। जल्दी अभी इसका समापन है, उसमें कुछ नहीं है, कल कुछ दूसरा पढ़ाएंगे। हो सकता है कल मेरी क्लास इसलिए न चल पाए कि कल जो MA 4th सेमेस्टर का फाइनल, थोड़ा सा ऑडियो ऑफ कर दो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लीजिए किसी का। यार बात कहने के बाद भी अब क्या चाहते हो कि एक बार यहाँ से वो कर दूं, रिमूव कर दूं कि कभी ना जुड़ पाओ? वो कर दूंगा, वो सारा कंट्रोल टीच मिनट में मेरे हाथ में है। कहो यार उसको वो बंद करे, कल मेरा फिर भी बंद नहीं। ये देखिए, देखो कौन है ये, बताओ भाई। नहीं तो उसका नाम बता दो, मैं सदा के लिए उसको बाहर कर देता हूँ, फिर वो नहीं पढ़ पाएंगे। अब हमको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, संख्या ज्यादा है। ये कौन है देख के बताओ जल्दी। हाँ? क्या नाम है? सिद्धार्थ सिंह आ रहा है। सिद्धार्थ सिंह। यस सर। ठीक है, ओके, नो यस सर। तो मेरी कल मैं इंचार्ज हूँ, एग्जामिनेशन का इंचार्ज हूँ। तो ऑनलाइन बड़ी विचित्र है, ऑनलाइन वो होगा, पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन जमा करना होगा, ऑफलाइन जमा करना होगा। तो हो सकता है 5 से अधिक मुझे कॉलेज में ही हो जाए, क्योंकि किसी बच्चे की कॉपी ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसको, किसी बच्चे की कॉपी न जमा हो। तो इसलिए कल हो सकता है क्लास न चले, तो बहुत अपेक्षा मत करिएगा। बाकी नेक्स्ट चलता है, 2 दिन की लगातार परीक्षा है, 2 दिन मैं इंचार्ज हूँ, उसका लेटर भी मेरे पास आ गया है, जबकि कानूनी रूप से नहीं होना चाहिए, विधिक रूप से, क्योंकि मैं छुट्टी पर हूँ, ड्यूटी लीव पर हूँ। तो आप सब आज की क्लास में रहे, लाभान्वित हुए होंगे, क्लास आपके लिए समरस और ज्ञानवर्धक रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको मैं शुभ संध्या के साथ आज की क्लास बंद करता हूँ। ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।